गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों यहाँ पे हम दैनिक जागरण के संपादकीय के मुख्य पृष्ठ का, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए हमसे, आप हमारे परिवार की तरह आप लोग हैं। तो दोस्तों जब कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर एक आइडियोलॉजी बनाइए, एक पृष्ठभूमि तैयार करिए और इन्हीं विषयों से संबंधित चीज़ों को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार, जो आपको उस योग्य लगे, जो आपसे डिबेट कर सके उस मैटर पे, उस विषय पर आप जाकर उनसे डिबेट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो आपका जो माइंड है एक्सप्लोर होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या मोदी की रणनीति समझने में नाकाम विरोधी, ऐसे लिखा है प्रदीप सिंह जी ने। तो दोस्तों तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद भी जो मोदी की छवि है आज भी बरकरार है। आखिर क्यों ऐसा है? जो उनके प्रतिरोधी है फिर भी होता है ना, जिस तरह वो उनके जो मंसूबे हैं, जिस तरह से वो उनकी साख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, फलाना है, ठीक है, ऐसे तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं। राफेल के समय आपने देखा होगा, सीए का जब विरोध हो रहा था तब आपने देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर में 370 एंड 35 पे को एब्रोगेट किया गया था तभी भी आपने देखा था। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे विरोधी उनके नाकाम हैं। मानव इतिहास में वैसे तो बहुत से दार्शनिक हुए हैं, पर दो नाम हैं जिनका लिखा सदियों बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाणक्य का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी तरह चीन के दार्शनिक सुन जू की किताब आर्ट ऑफ वार दुनिया भर के सैनिक अकादमियों और व्यापार प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाई जाती है। इन दोनों का जिक्र करने का संदर्भ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर इनका अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, चाहे वो चाइना के सुन जू हों या हमारे भारत जैसे देश के चाणक्य रहे हों, जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े संस्थानों में उनके द्वारा जो लिखी गई है जो कूटनीति, उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। उस पर कुछ देश हैं अमल भी करते हैं, उनकी बातों को सदियों तक उस पर अमल किया जाएगा भी। उनकी राजनीति ही नहीं, शासन कौशल पर भी इसका प्रभाव नज़र आता है। चाणक्य का जिक्र पहले भी हो चुका है, इसलिए आज सुन जू की बात करते हैं। उनकी किताब बहुत छोटी सी है, उसमें 13 चैप्टर और 50 सूत्र हैं। उनके 4 खास सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में मोदी की कार्यशैली का विश्लेषण अहम है। पहला सूत्र, अचरज में डालने की योजना बनाओ। दूसरा सूत्र, खुद को और अपने दुश्मन को जानो। तीसरा, सकारात्मक तत्वों कारकों को साथ लेकर चलो। और चौथा, समय को अपना साथी बनाओ। अचरज में डालने की रणनीति प्रधानमंत्री का सहज स्वभाव बन गई है। पिछले 6 साल में उन्होंने बहुत से बड़े फैसले किए जिन्होंने लोगों को चौंकाया। सुन जू के मुताबिक इस नीति पर चलकर जो कामयाबी मिलती है वह उसके लिए किए गए प्रयास से बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी हो गई है। इसी कार्यकाल के 2 उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कभी हट सकता है, एक कल्पनातीत हो गया था। मैं वास्तविकता इस बात को बता दूं, कभी कभार जब मैं सोचता था कि जो मोदी के एक कह सकते मैनिफेस्टो में उसे इंक्लूड किया गया था कि यदि बीजेपी की सरकार आती है तो जो सबसे उसकी पहली प्राथमिकता होगी राम मंदिर, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो एब्रोगेट किया जाएगा धारा 370। मुझे कल्पना लगता था हम कि जम्मू कश्मीर से इस तरह के विशेषाधिकार हटा दिए जाएंगे, मैं कभी कल्पना नहीं किया था। पर जिस तरह से इन्होंने इस विषय को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया, चीज़ों को ख़त्म कर दिया, इससे दोस्तों वैश्विक स्तर पर भी मोदी की छवि बढ़ गई है और जो उनके विरोधी हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। जम्मू कश्मीर में ऐसे तमाम तरह के अलगाववादी नेता थे, पीडीपी के नेता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, सब लोग तबाह हो गए हैं। कोई पीएसए जो होता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो फारूक अब्दुल्ला के पिताजी बनाए थे, उमर अब्दुल्ला के दादाजी, उन्हीं के तहत वहाँ के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो नज़रबंद है, कैद हैं। सोचिए
ऐसा कोई प्रस्ताव 2 दिन में संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो सकता है? यह तो असंभव ही था। 5 अगस्त 2019 को यह संभव इतनी तेजी से संभव हुआ कि विरोधियों को संभालने का मौका ही नहीं मिला। यह देखने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति ने कोई सबक नहीं सीखा। लेह लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना वहां तक आ गई जहां उसे नहीं आना चाहिए था। शी जिनपिंग ने अपने ही देश के दार्शनिक की सीख को नज़रअंदाज किया। सुन त्जू का दूसरा सूत्र है कि खुद के साथ अपने दुश्मन को समझ लो तो 100 लड़ाइयाँ भी नहीं हारोगे। पहले तो चिनफिंग का यह भूल गए कि मोदी चौंकाते हैं। पिछले 73 सालों से चीन ऐसी हरकतें करता रहा, पर भारत ने कभी 1962 के युद्ध को छोड़कर अपनी सेना का भारी जमावड़ा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं किया। डोकलाम के समय भी भारत ने ऐसा नहीं किया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डोकलाम जैसे मुद्दे पर जब विवाद हुआ था, ये वैश्विक स्तर तक विवाद बढ़ गया था। तमाम वैश्विक मंचों पर इसकी सुगबुगाहट आपने सुना होगा। लोग बड़े बड़े, मतलब आपको बता दें, वहीं से इनकी जो छवि है बढ़ने लगी और वैश्विक स्तर के नेता भी ये जान गए थे यदि कोई चाइना जैसे देश को, मतलब यदि एशिया में चाइना जैसे देश को, उसकी विस्तारवाद नीति को, साम्राज्यवाद नीति को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो भारत जैसा देश, और भारत जैसे देश का जो वज़ीर आलम है, जो प्राइम मिनिस्टर, वही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को दुनिया ने माना है। जो हमारे सहयोगी पड़ोसी राष्ट्र हैं वो इस चीज़ को प्रिविलेज देते हैं कि यदि चाइना के इस विस्तारवादी नीति से, इस कट्टरवादी मानसिकता से कोई बचा सकता है तो भारत जैसा देश ही बचा सकता है, अन्यथा कोई एशिया में नहीं है। चीन इसी मुगालते में था कि इस बार भी वैसा ही होगा। भारतीय सेना की तैनाती ऐसी है जैसी पूर्ण युद्ध के लिए होनी चाहिए। यह चीन की दूसरी गलती थी, वह अपने दुश्मन यानी भारत को समझ नहीं पाया। सुन त्जू ने कहा था कि अगर आप अपने को जानते हो और अपने दुश्मन को नहीं तो लड़ाई बराबरी पर छूटेगी। यदि दोनों को नहीं समझे तो हारते हैं। गलवान में भारतीय फौज ने जिस तरह चीन को जवाब दिया, उससे साफ है कि उसने अपने फौजियों की क्षमता समझने में भूल की। चीन को अचरज का सामना केवल सीमा पर ही नहीं करना पड़ा, आर्थिक मोर्चे पर भी उसे भौचक्का होना पड़ा। चीन से आयात पर हमारी निर्भरता और व्यापार के परिणाम को देखते हुए वह निश्चिंत था कि भारत को मजबूरन व्यापार के मोर्चे पर यथास्थिति बनाए रखना पड़ेगा। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से चीनी कंपनियों पर एक के बाद एक वार का सिलसिला भी रुका नहीं है। ये आपको चीज़ मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि जिस तरह से भारत जैसे देश ने 59 या उससे अधिक चाइनीज़ एप्लीकेशंस, उनके उत्पादों पे जिस तरह से उसने प्रतिबंध लगाया, ये सिलसिला भारत जैसे देश तक ही सीमित नहीं रहा। उसके बाद देखा देखी कई अन्य राष्ट्र जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने भी इस पर अमल किया। उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि जो प्राइवेसी ऑफ कंडक्ट है उसका हनन हो रहा है इन चाइनीज़ ऐप के माध्यम से। उसके बाद ये एक बड़ा हथियार बना रहे हैं, हमारे लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन ये चुरा ले रहे हैं, डेटा चुरा ले रहे हैं, जो भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तमाम तरह के जो चुनाव होंगे उसमें निर्णायक भूमिका ये चाइनीज़ एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अब आप सोचे होंगे कैसे होता, बता दें। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। मान लीजिए क्या होता है, जब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के डेटा जब हैक कर लेते हैं तो जो पैसा देगा इन चाइनीज़ एप्लीकेशंस को, एक सर्वे कराएंगे और सर्वे में क्या कर देंगे, ओहो कांग्रेस को मिला 80% बहुमत। ऐसा एक परसेप्शन है लोगों का, ऐसा विचार है भविष्य में हो सकता है। बीजेपी को मिला 20, क्यों लोकप्रियता घट रही है बीजेपी की? क्या बीजेपी उन मानदंडों पर खरा नहीं उतर पाई? आखिर क्या गलती होगी? तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक बात आप याद रखिएगा। तो ऐसे भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। मेक इन इंडिया देश के लिए था, आत्मनिर्भर भारत उसी का विस्तार है। पर मेक फॉरवर्ड की नीति का ऐलान चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का गुरूर तोड़ने के लिए है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों को कहा कि आइए भारत में निवेश कीजिए, हमारे यहाँ जनतंत्र हैं और हम ज़्यादा भरोसेमंद हैं। निशाने पर चीन ही है। सुन त्जू का तीसरा मंत्र है सकारात्मक तत्वों कारकों को साथ रखो। भारत सीमा और आर्थिक क्षेत्र में चीन पर दबाव बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिका खुले तौर पर साथ है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, खाड़ी के देशों को भी साधने में मोदी की कूटनीतिक सफल रही है। रूस जो पिछले कुछ समय से चीन के करीब आ गया था, उसने भारत के प्रभाव में चीन
को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति रोक दी, पर भारत को तय समय पर देने का वादा किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। चीन ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि हमें पता है कि यह किसी के दबाव में किया गया है। सोचिए, मतलब जहाँ पर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है दो देशों के बीच में, ठीक है। एक देश को कह रहा है कि मैं अभी आपको जो वेपन्स हैं, हथियार नहीं पहुंचा सकता, वहीं दूसरे देश को वो कह रहा है जिससे ऑलरेडी दूसरा जो है कि भिड़ा हुआ है, भैया हम आपको सही समय पर और समय से पहले ही आपको हथियार मुहैया करा देंगे। उसके बाद चाइना ने तंज कसा कि मुझे पता है कि किसके कहने पर, किसके इशारे पे आपने ऐसा किया है। भारत के कूटनीतिक प्रयासों और चीन की विस्तारवादी नीति ने दुनिया के तमाम देशों को चीन के खिलाफ कर दिया है। वह दक्षिण चीन सागर में भी घिरे ही नहीं रहा, बल्कि अलग थलग भी पड़ गया है। चौथा सूत्र है, समय को अपना साथी बनाओ। बात चीन की हो, पाकिस्तान की हो या घरेलू राजनीति की, मोदी कभी जल्दबाजी में नजर नहीं आते। इसके उलट उनके विरोधियों की जल्दबाजी हमेशा उनके काम आती है। मैं आपको बता दें, यदि आप एक चीज़ पर विचार करिए, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ठीक है, तो विपक्ष की पार्टी में आप देख सकते हैं कि विपक्ष इस समय बिखरा हुआ है, ठीक है। कोई एक पार्टी नहीं कह सकती नहीं विपक्ष में हम बहुमत में हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों, और जो कांग्रेस की जो नीति है उसके अंदर विकेंद्रीकरण हो चुका है। पहले उसका सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, उसकी दिशा और दशा दोनों में सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरत है एक ऐसे नेता की जो दूरदर्शी हो, जो दूर तक सोच सके, ऐसे अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप न मढ़े जिनका कोई स्वरूप ना हो, जिन वजह से उनका खुद का भी वजूद खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आरोप आप तभी मढ़ें जब आपके पास पुख्ता सबूत हों, और सबूत के साथ साथ जो चीज़ें होनी चाहिए वो समाज हित में हो, देश हित में हो। अनाप शनाप आप व्यक्तिगत यदि आरोप लगाते हैं तो देश की जनता, समाज जागरूक हो चुके हैं। उन्हें किन बातों को प्राथमिकता देनी, किन बातों को नहीं, उन्हें आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि उनकी नज़र इस पर रहती है कि आलोचना करने वाले कौन है और किस मकसद से कर रहे हैं। लोकतंत्र में शासक को आलोचना न केवल सुननी चाहिए बल्कि उसका स्वागत भी करना चाहिए, इसके साथ ही लोकतंत्र में नेता का हाथ यदि जनता के नब्ज़ पर हो तो उसे पता रहता है कि कौन सी आलोचना दिशा दशा सुधारने के लिए है और कौन सी दिग्भ्रमित करने के लिए। लोकतंत्र में जनता की नब्ज़ ही शासक का कुतुबनुमा होना चाहिए। यही कारण है कि बात चीन से सीमा विवाद की हो, कोरोना के खिलाफ लड़ाई की या देश की आर्थिक स्थिति की, प्रधानमंत्री कुछ नेताओं लिबरल ब्रिगेड की आलोचनाओं, हमलों का जवाब देने में नहीं उलझे। इसका कारण यह है कि उन्हें देश के लोगों पर विश्वास है और देश के लोगों पर उन पर। मैं आज ये बात आपको बता दूं कि कैसा नेता है और हमारे देश की जनता को भरोसा, यदि किसी शत्रु देश के द्वारा कुछ भी कार्रवाई की जाती है तो ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये पीछे नहीं हटने वाले। शत्रु जैसे देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, ये आप भी जानते हैं इस बात को। सुन तzu ने एक बात और कही जो युद्ध रणनीति के साथ राजनीति पर भी खरी उतरती है। जिस नेतृत्व का एकमात्र लक्ष्य अपने लोगों की सुरक्षा और देश हित हो वह देश का बहुमूल्य रत्न होता है। मोदी की राजनीति और शासन कौशल के हर पहलू में देश हित पहली और अंतिम कसौटी होती है। यही गुण उन्हें दूसरे दलों के नेताओं से नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं से भी अलग करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।